औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एक मशहूर और बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, फ़िज़िशियन, एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम, मारिया मोंटेसोरी। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इनका पूरा जो नाम है मारिया टेलका आर्टिमेज़िया मोंटेसोरी। ये अगस्त 31, 1817 को इटली में पैदा हुई। इनकी फ़ैमिली की अगर हम बात करें तो इनके वालिद का नाम एलिसैंड्रो मोंटेसोरी था और इनकी माँ का नाम रेनल्ड स्ट्रैबोनी था। और ये ज़्यादातर माँ के ज़्यादा करीब थी, अपने अब्बू से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन ज़्यादा ये करीब माँ से थी और वही इनकी मेंटर थी। जब इनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ पर स्टार्ट में लिखा हुआ है कि इटालियन एजुकेटर मारिया मोंटेसोरी डिवाइज्ड एन इंटरनेशनली पॉपुलर मेथड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इन्होंने सबसे जो मशहूर तरीन काम किया वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जिसमें छोटे बच्चों को इन्होंने बड़े करीब से ऑब्ज़र्व किया और उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ इन्होंने बनाई और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल इन्होंने खुद डिवाइस किया, खुद अरेंज किया, ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत से अपने जो अनमिट नकूश हैं वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर या एजुकेशन की तारीख़ पर छोड़े। टू इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स हाईलाइट मोंटेसोरी लाइफ एंड टाइम्स। दो जो मशहूर ट्रेंड्स हैं उनमें से एम्फेसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड है एंड द राइज़ ऑफ फेमिनिज़म है। एक तो इनके दौर में जो मशहूर ट्रेंड था वो चाइल्डहुड पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर फोकस था, दूसरा फेमिनिज़म था। लाइक पेस्टोलॉजी and Froebel, Montessori recognized that children's early experiences have an important influence on their later lives. दूसरे अपने हम असरों की तरह या दूसरे साथी एक्सपर्ट्स की तरह इन्होंने भी फ़ील किया कि बच्चे के जो इब्तदाई तजुर्बात होते हैं वो उनकी आने वाली ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, उनके आने वाली ज़िंदगी के रुख को मोड़ सकते हैं। डिफाइंग द बैरियर्स ऑन वेमेंस एजुकेशन, औरतों की जो तालीम है उस पर जो पाबंदियाँ थीं, बैरियर्स थे, रुकावटें थीं, उनसे इनहराफ करते हुए, उनसे बचते हुए मोंटेसोरी वाज एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ रोम एंड वाज द फर्स्ट वुमन इन इटली टू बी अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और वो पहली खातून थीं जिन्हें डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री से नवाजा गया इटली में। तो ये एक स्टेटमेंट बन सकती है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन इन इटली टू बी अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसके बाद एज अ फिजिशियन मोंटेसोरी वर्कड विद चिल्ड्रन रिगार्डेड एज मेंटली हैंडीकेप्ड एंड साइकोलॉजिकली इम्पेयर्ड। इन्होंने फिजिशियन के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर ऐसे बच्चों के साथ काम किया जो मेंटली हैंडीकेप्ड थे, ज़हनी तौर पर माजूर थे और नफ्सियाती तौर पर भी नकाइस का शिकार थे। और मेथड विद दीज चिल्ड्रन वर सो इफेक्टिव दैट शी कंक्लूडेड दे वर यूज़फुल फॉर ऑल चिल्ड्रन। उनके जो मेथड्स थे, जो उनके तरीके थे, ख़ास तौर पर जो उन्होंने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ या जो मटेरियल डेवलप किया था वो इतना यूज़फुल रहा कि उन्होंने सोचा कि इसको तमाम जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन पर भी इस्तेमाल किया जाए। एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर्ड वर्क, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और लर्निंग थे वो कुछ इस तरह से थे। In 1908, Maria Montessori established a children's school, the Casa del Bambini, for the impoverished children from the slums of Rome. उन्होंने 1908 में कासा डी बैम्बिनी के नाम से स्कूल का आगाज़ किया जो कि गरीब बच्चों के लिए था, रोम के गरीब बच्चों के लिए था। इन दिस स्कूल मोंटेसोरी फैशन्ड स्पेशली प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। इस स्कूल में उन्होंने एक ख़ास तौर पर बनाया गया एनवायरनमेंट दिया, स्पेशल इनका अपना डिवाइस किया हुआ, दैट फीचर्स मैथड्स, मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन हर ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन। जिसमें जो मेथड थे, जो तरीके थे, जो मटेरियल था वो सारा इनका अपना बनाया हुआ था। एक्चुअली ये हुआ कि उन्होंने वहाँ पर गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और उनकी शुरू में जो तादाद थी वो 50 से 60 थी। इन पर उन्होंने काम किया है, उनके लिए उन्होंने रूम बनाया
और शुरू में जब वो आगाज़ हुआ क्लास का तो इन्होंने ख़ुद अपनी टीचिंग को थोड़ा बाद में शुरू किया। पहले जस्ट उनको ऑब्ज़र्व किया। बच्चों के लिए वहाँ ख़ास तौर पर सामान रखे गए थे। बच्चों को जो छोटी उम्र के बच्चे थे, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 साल तक की उम्र के बच्चे थे, वहाँ पर उन्हें सिखाया जाता था कि उन्होंने अपने कपड़े कैसे चेंज करने हैं, उन्होंने रोज़मर्रा के काम कैसे करने हैं। उन्हें आदाब सिखाए जाते और मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई जाती थी, जिसमें उनका मुख्तलिफ़ हिस्से बने हुए थे। वहाँ पर भी क्लासरूम के वहाँ जाकर वो अपनी मर्ज़ी से उधर आ जा सकते थे। मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को अपनी फ्री विल के साथ उनको परफॉर्म कर सकते थे। तो इन्होंने गौर किया, जब उसको ऑब्ज़र्व किया तो इन्हें पता चला कि इन्होंने जो मॉडल बने बनाए बाज़ार से लेकर रखे हुए थे, बच्चों ने उनमें कम दिलचस्पी ज़ाहिर की और ज़्यादातर उन्होंने उनमें दिलचस्पी का इज़हार किया जो मारिया ने खुद बनाए हुए थे। और इसके साथ ही वो कहती हैं कि मैं हैरान हूँ कि जब बच्चे स्वीट्स और दूसरी जो रिवार्ड है उनकी तरफ भी कम मुतवज्जे होते थे, लेकिन जब बच्चे खुद अपने हाथों से जो काम सर अंजाम देते थे उसकी तरफ वो ज़्यादा मुतवज्जे होते थे और उनको वो बहुत गौर से देखते थे। अच्छा, इसमें उन्होंने ये किया कि उनका जो बच्चों का जो टाइम शेड्यूल था उसको उन्होंने एक समर डे को डिवाइड किया हुआ था, तकसीम किया हुआ था। हम देखते हैं कि वो किस तरह से तकसीम किया हुआ था। एक डे का उनका जो टाइम टेबल था वो किस तरह से था। सबसे पहले वो कहती हैं कि 9 से 10 बजे तक उनकी इंट्रेंस होती थी, जिसमें बच्चों को ग्रीटिंग सिखाई जाती थी। पर्सनल क्लीनलीनेस का सबक दिया जाता था कि ख़ुद को साफ़ सुथरा कैसे रखना है। छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे एक नया आइडिया था कि छोटे बच्चे ख़ुद को सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है वो बनाएं। इसके बाद एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ करवाई जाती थी। इसके बाद उन्हें सिखाया जाता था कि एक दूसरे को कपड़े चेंज करने में, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों को एप्रन चेंज करने में एक दूसरे को मदद किस तरह से करनी है। इसके अलावा कन्वर्सेशन का पीरियड होता था 9 से 10 बजे का, ये दौरानिया है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उसके बाद रिलीजियस एक्सरसाइजेज़ भी होती थी। इसके बाद 10 से 11 बजे का जो टाइम टेबल था उसमें इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेज़ होती थी, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेसन्स थे। शॉर्ट रेस्ट पीरियड्स भी उसमें दरमियान में रखे जाते थे, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्द थक जाते हैं। आज भी अगर हम मॉडर्न एजुकेशनिस्ट की बात करें तो वो जो ब्रेक्स हैं उन पर या शॉर्ट रेस्ट पर ज़रूर फोकस करते हैं। उसके बाद है उनको सेंस एक्सरसाइज करवाई जाती थी। इसके बाद 11 से 11:30 तक का जो टाइम था उसमें सिंपल जिम्नास्टिक होती थी, जिसमें वॉकिंग, मार्चिंग, इन लाइन होता था। इसके बाद चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में सलीके से रखने का तरीका बताया जाता था कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैसे रखना है। उसके बाद 11:30 से 12 बजे जो है वो लंच और शॉर्ट प्रेयर का टाइम होता था, जिसमें बच्चों को खाना खिलाया जाता था और वो कुछ इबादत करते थे। इसके बाद 12 से 1 बजे तक फ्री गेम्स होती थी, जिसमें बच्चे अपनी मर्ज़ी की चॉइस की कोई भी गेम अख्तियार कर सकते थे और वो खेल सकते थे। उसके बाद था 1 से 2 बजे तक डायरेक्टेड गेम्स होती थी, जिसमें हिदायत दी जाती थी, बताया जाता था कि कौन सी गेम कैसे खेलनी है और उसमें अगर मुमकिन होता तो उसे ओपन एयर में करवाया जाता। और जो इसमें जो बड़े बच्चे होते थे उनको अमली ज़िंदगी के काम भी सिखाए जाते थे। इसके अलावा 2 से 3 बजे तक मैनुअल वर्क होता था, जिसमें मिट्टी से चीज़ें बनाना, मुख्तलिफ़ खिलौने बनाना सिखाया जाता था, मॉडलिंग सिखाई जाती थी, डिज़ाइनिंग सिखाई जाती थी। इस तरह के दूसरे हाथ से काम करने वाले जो काम हैं वो सिखाए जाते थे मैनुअल वर्क में। 3 से 4 बजे तक कलेक्टिव जिम्नास्टिक एंड सॉन्ग्स होते थे, जिसमें एक दूसरे को जो है मिलना मिलाना सिखाया जाता था। और इसके अलावा विजिटिंग एंड केयरिंग फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों को विज़िट करना और उनकी केयर कैसे की जाती है ये सिखाया जाता था। ये उनका एक डे का एक टाइम टेबल था जो मारिया मॉन्टेसोरी ने छोटे बच्चों के लिए डिवाइस किया था। अगर हम टाइप्स ऑफ एक्टिविटी की या एजुकेशन एंड स्कूलिंग की बात करें तो करिकुलम इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। जो इनका दिया गया करिकुलम था वो 3 एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल होता था। सबसे पहले प्रैक्टिकल, जिसमें अमली काम सिखाए जाते थे। उसके बाद सेंस रिलेटेड इल्म दिया जाता था एंड फॉर्मल स्किल्स एंड स्टडीज़। उसके बाद रस्मी हुनर और महारतें होती थी। इट वाज डिज़ाइन टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू सच प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। इसमें इस तरह से बच्चों को अमली सरगर्मियाँ सिखाई जाती थी, जैसा कि सेटिंग द टेबल के टेबल को कैसे सेट करना है, सर्विंग अ मील, खाना कैसे पेश करना है किसी को, वॉशिंग डिशेस, टाइंग एंड बटनिंग क्लोथिंग एंड प्रैक्टिसिंग बेसिक मैनर्स एंड सोशल एटिकेट्स उन्हें सिखाए जाते थे। फॉर्मल स्किल्स एंड सब्जेक्ट में जो चीज़ें शामिल थी उसमें रीडिंग था, राइटिंग था और उसके साथ अरिथमेटिक था। चिल्ड्रन वर इंट्रोड्यूस्ड टू बी
to the alphabet by tracing movable and paper letters. Reading was taught after writing. बच्चों को movable tracing के ज़रिए अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे, जिनको वो ट्रेस करते और उनको सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें रीडिंग सिखाई जाती राइटिंग के बाद। कलर्ड रॉड्स ऑफ वेरियस साइज़, मुख्तलिफ़ साइज़ों के रंगदार रॉड होते थे। टू टीच मयरिंग एंड काउंटिंग, जो मयरिंग और काउंटिंग या रियाजी में या जमा के लिए या पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये वो सामान था जो मुख्तलिफ़ अशकाल में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बच्चों को दिया जाता था, जिससे वो अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड की, तो अर्ली चाइल्डहुड में ये बच्चों को सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करवाई जाती थी, बजाय इसके कि उन्हें जस्ट रट्टा लगवाया जाए या जस्ट मेमोराइजेशन करवाई जाए। इसके बाद डायडैक्टिक टीचिंग मटेरियल, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो इसमें जो चीज़ें शामिल थी वो था कि Montessori school had pre-planned teaching didactic materials designed to develop practical sensory and formal skills. उन्हें सेंसरी फॉर्मल स्किल्स सिखाए जाते थे। इसके अलावा उन्हें अखलाक और आदाब सिखाए जाते थे। उन्हें जो तरबियत दी जाती थी उसमें शामिल थी अखलाकी तरबियत भी शामिल थी। उसमें बहुत से स्किल्स सिखाए जाते थे, जिसमें जो चीज़ शामिल थी उसमें लेसिंग एंड बटनिंग फ्रेम्स था, वेट्स एंड पैकेट्स टू बी आइडेंटिफाइड बाय देयर साउंड ऑफ स्मेल बिकॉज दे डायरेक्ट लर्निंग इन द प्रीपेयर्ड एनवायरनमेंट। Montessori educators are called directresses rather than teachers. तो वो कहता है कि चूँकि बिकॉज दे डायरेक्ट लर्निंग इन द प्रीपेयर्ड एनवायरनमेंट, वो पहले से तैयार शुदा माहौल में डायरेक्ट करते थे चीज़ों को, तो Montessori जो एजुकेटर्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको टीचर्स की बजाय डायरेक्ट्रेसेस कहा जाता था। तो ये एक और स्टेटमेंट हमारे सामने है जो कि इस तरह से आ सकती है कि अकॉर्डिंग टू हुज एजुकेशनल फिलॉसफीज एजुकेटर्स और टीचर्स वर कॉल्ड डायरेक्ट्रेसेस रादर दैन टीचर्स। तो ये मारिया Montessori थी। इसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस टुडे। आज मारिया Montessori के जो ख़यालात हैं, जो तालीमात हैं, उनका आज क्या असर है। हर एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस वर उनके जो तालीमी कंट्रीब्यूशंस हैं वो ये थे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटिव पीरियड्स, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट when certain activities and materials are especially useful in sensory, motor and cognitive learning। सबसे हम इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुख्तलिफ जो फेजेज़ हैं, मुख्तलिफ जो अदवार हैं सेंसिटिव स्टडी के, सेंस की स्टडी के, वो कब स्टार्ट होते हैं और किस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है, मुख्तलिफ जो सरगर्मी हैं उसमें आपकी सेंसरी, मोटर और कॉग्निटिव लर्निंग में कब कब इस्तेमाल की जा सकती हैं, किस फेज़ पर कौन सी एक्टिविटी बच्चों की लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। इसके बाद रिकग्निशन दैट लर्निंग इज़ कम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। इस बात को मान लिया गया कि जो तालीम है वो एक कॉम्प्लेक्स फ़िनोमेना है, ये आम चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल बात नहीं है। इसके लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसके लिए जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस या तजुर्बात की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की, और साथ में मल्टीपल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है इसको सर अंजाम देने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि एम्फेसिस ऑन द स्कूल एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द नीड फॉर पेरेंट पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट। उन्हें जो ख़ास बात की तीसरी वो ये थी कि कम्युनिटी और पेरेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है स्कूल के लिए। स्कूल अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसके साथ पेरेंट्स और कम्युनिटी उसका साथ ना दे। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।